नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन स्थल, जिसको हमने 3 कैटेगरी के अंतर्गत बांटकर पढ़ा था। जिसमें हम सबसे पहले हमने जो क्लासेस में बात की है वो आई थी आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। वहीं अगर अपन बात करें, फिर हमने बात की थी मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के बारे में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बारे में। तो ये 3 तरीके से हमने पर्यटन स्थलों को बांट कर पढ़ा था, क्योंकि जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर अपन बात करें एक जो चैप्टर है हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन स्थल जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है कंप्लीट की है। क्योंकि अगर अपन बात करें एमपीपीएससी के हिसाब से, अगर वो पूछता है आपसे कि मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के महत्व की चर्चा कीजिए या प्राकृतिक पर्यटन महत्व की चर्चा कीजिए, तो ये स्पेसिफिक पोर्शन भी आप लोगों का बन गया है, जिससे आप लोगों को लिखने में आसानी होगी, है ना। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की। देखो, मध्य प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, लेकिन अपन बात करें जो सबसे प्रमुख एक पर्यटन स्थल जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपका पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। एकमात्र जो है आपका हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन की अगर अपन बात करें तो आपका पचमढ़ी ही है ना। अपन एक एक करके सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक जो है हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मतलब इसका जो पहली क्लास और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास अगर नहीं देखी है, तो सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करवा दी हैं, आप ज़रूर से ज़रूर पहले उन क्लासेसों को देख लें। और ये क्लासेस भी हम अब रेगुलर जो है आपका भी ये कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यटन स्थल की, तो हम देखेंगे पचमढ़ी। हम पचमढ़ी की बात करेंगे, है ना। अब देखो, इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें, देखो चाहे हम पचमढ़ी की बात करें या भेड़ाघाट जबलपुर की बात करें या अमरकंटक की बात करें, उदयगिरी की विदिशा की बात करें, है ना, भृतहरि की बात करें या बाघ की गुफाओं की बात करें, तो ये जो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के अंतर्गत। लेकिन जिस चीज़ की हमने चर्चा पहले कर ली है उस चीज़ की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। हम केवल अभी प्राकृतिक पर्यटन स्थल में हमारा क्या क्या बचा हुआ है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पचमढ़ी की। तो पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का, एमपी का जो है एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ना, जिसे हम सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जानते हैं। सतपुड़ा की रानी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। 1862 में कैप्टन फोर्सिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। वही अगर अपन बात करें वर्ष 1999 में 1999 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। है ना, 1999 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सब आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर की, है ना। कहाँ पर आती है? आपकी होशंगाबाद के अंतर्गत आती है। मेकल श्रेणी के अंतर्गत, है ना। अगर अपन बात करें, सतपुड़े की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1862 में कैप्टन फोर्सिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें 1999 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 होशंगाबाद मेकल श्रेणी के अंतर्गत ही आपकी आती है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मड़ई एक प्रसिद्ध वन क्षेत्र है। मड़ई वन जो है सतपुड़ा के अंतर्गत ही आता है। आपका सतपुड़ा होशंगाबाद के अंतर्गत ही आता है ना।
जो मड़ई वन है आपका सतपुड़ा होशंगाबाद के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो है पचमढ़ी के अंतर्गत है और अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, जिसके माध्यम से हम ये देख पाएंगे कि जो है पचमढ़ी के अंतर्गत और कौन सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है ना। प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। हम देखो अब कौन कौन सी चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी जो है आपकी पचमढ़ी के अंतर्गत। सबसे पहले आपको देखो एक आपको ये देखने को मिलेगा कि हांडी खो घाटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हांडी खो घाटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। चौरागढ़ घाटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जम्बू द्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर डचेस, अप्सरा, रजत फॉल, ये तीनों जलप्रपात आपको पर्वतीय जलप्रपात हैं और ये तीनों के तीनों आप लोगों को पचमढ़ी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, है ना। देखो हांडी खो घाटी देखने को आपने को हांडी खो घाटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, चौरागढ़ देखने को मिलेगा, जम्बू द्वीप देखने को मिलेगा, डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, रजत जलप्रपात आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। पांडव जलप्रपात आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। द्रौपदी कुंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, द्रौपदी कुंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें बेगम पैलेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, रोमन कैथोलिक चर्च आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखो बताइए। हांडी खो देखने को मिलेगा, चौरागढ़ देखने को मिलेगा, जम्बू द्वीप देखने को आपको मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा शानदार आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें अगर अपन बात करें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। हांडी खो की बात करें, चौरागढ़ की बात करें, जम्बू द्वीप की बात करें, या फिर अपन जो है जलप्रपातों की बात करें, है ना। पांडव जलप्रपात भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, द्रौपदी कुंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेगम पैलेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, रोमन कैथोलिक चर्च आप लोगों को देखने को मिलेगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे आप लोगों को जो दर्शनीय स्थल है, प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हैं, ये सारे के सारे आपको पचमढ़ी होशंगाबाद के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या है, देखो अपन ने कितनी सारी चीज़ों की अपन ने बात की है। यहाँ पर पचमढ़ी से संबंधित सारी की सारी होशंगाबाद के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के पर्यटन स्थल से हमने सारे के सारे देख लिए हैं। ये एकमात्र पर्यटन स्थल है जो हिल स्टेशन के रूप में मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। आइए अपन आगे की चर्चा कर। देखो अब बात करते हैं अपन अमरकंटक की। तो अमरकंटक की अगर अपन बात करें, अमरकंटक तो हमने 2005 के अंतर्गत इसको प्रसिद्ध पवित्र स्थल घोषित किया था। अगर अपन बात करें, देखो अमरकंटक आपका पड़ता है जिला अनूपपुर के अंतर्गत और इसे 2005 के अंतर्गत क्या किया था, पवित्र नगर घोषित किया हुआ था। 2005 के अंतर्गत ही इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो 3 जैव आरक्षित क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो जैव आरक्षित क्षेत्र था, इसके पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ा था 1999 में, 1999 में पचमढ़ी, है ना, पचमढ़ी को क्या किया गया था, आपका जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वहीं अगर अपन बात करें, एक जैव आरक्षित क्षेत्र आपको अमरकंटक का देखने को मिलता है। देखो दर्शनीय स्थल की अगर अपन बात करें, देखो नर्मदा कुंड आप लोगों को देखने को मिलेगा अमरकंटक में। माई की बगिया, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। माई की बगिया की अगर अपन बात करें तो ये अमरकंटक के अंतर्गत आता है। और कबीर चबूतरा, ये भी आप लोगों का अमरकंटक के अंतर्गत आता है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना, है ना। वहीं अगर अपन बात करें सबरी माता मंदिर और सोनमुड़ा, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 चीजें आप लोगों की एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, है ना। देखो कबीर चबूतरा की बात करें या माई की बगिया की बात करें या सोनमुड़ा की बात करें तो ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आप लोगों के एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। अमरकंटक से देखो 3 नदियों का उद्गम स्थल भी होता है, उद्गम स्थल भी है ये, है ना। यहाँ पर नर्मदा माता का मंदिर भी है। अगर अपन बात करें अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम स्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो है आपका एक देखने को मिलेगा सोन और जोहिला, 3 जो है नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे 2005 के अंतर्गत पवित्र नगर भी घोषित किया गया था, है ना। वहीं अगर अपन बात करें, देखो भेड़ाघाट की, भेड़ाघाट एक बहुत ही आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है।
आपने धुआंधार जलप्रपात का नाम सुना होगा। सबसे ज्यादा फेमस अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोई जलप्रपात है वो है आपका धुआंधार जलप्रपात। यहाँ से जब जो पानी गिरता है, यहाँ से जब जो पानी गिरता है भेड़ाघाट के जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो ऐसा लगता है कि जो पानी की जो छोटी छोटी जो बौछारें होती हैं वह ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब वह ऊपर की तरफ उठती हैं तो ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा हो, है ना, ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा हो, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात कहा गया है। जैसे कि ओस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओस जैसे देखने को मिलेगी आपको, वैसा ही एक आपको धुआं यहाँ से निकलता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें, भेड़ाघाट बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। देखो भेड़ाघाट का जो आता है आपका जबलपुर के अंतर्गत आता है। और धुआंधार जलप्रपात अगर अपन बात करें, भेड़ाघाट में धुआं जलप्रपात है। संगमरमर की नगरी भी इसे कहा जाता है, यहाँ से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। अगर अपन बात करें, भृगु ऋषि की कर्मस्थली मानी गई है। भृगु जो ऋषि हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए भृगु ऋषि की कर्मस्थल भी आप लोगों को यह कहा जाता है जबलपुर को। देखो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी, भाई साहब बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदर कुदनी पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो बंदर कुदनी की अगर मेरे दोस्तों अपन बात करें तो बंदर कुदनी आता है आपका जबलपुर के अंतर्गत। याद रखना तिलवारा घाट जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, ये भी आप लोग याद रखना। तिलवारा घाट कहाँ पड़ता है आपका, जबलपुर के अंतर्गत पड़ता है। लमेटा घाट कहाँ पर पड़ता है मेरे दोस्तों, लमेटा घाट भी आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है ना। तो ये अपन ने क्या करा, अभी हमने बात की जो है, सबसे पहले हमने पचमढ़ी की बात करी, फिर हमने अमरकंटक की बात करी, भेड़ाघाट की बात करी, है ना। आती हैं जैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं, है ना। जैसे कि भीमबेटका रायसेन में उदयगिरी की जो आप लोगों की गुफाएं हैं वो विदिशा, भीमबेटका रायसेन है, उदयगिरी की गुफाएं आपका विदिशा में है ना। वहीं अगर अपन बात करें भरतहरि की गुफाएं आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। बाघ की गुफाएं आपको धार के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो गुफाएं हम चूंकि इसलिए यहाँ पर जो है इसलिए इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुफाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी बहुत विस्तारित तरीके से हम जो है गुफाओं के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भीमबेटका जो है रायसेन के अंतर्गत देखने को मिलेगी, है ना। उदयगिरी की आपको विदिशा में देखने को मिलेगी। भीमबेटका रायसेन उदयगिरी की आप लोगों को विदिशा के अंतर्गत देखने को मिलेगी, है ना। भरतहरि की जो गुफाएं हैं आपकी, है ना, वो आप लोगों को उज्जैन में देखने को मिलेगी, है ना। बाघ की गुफाएं जो हैं आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो है धार के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो गुफाओं से संबंधित जितने भी आप लोगों की चीज़ें थी, मैंने जब गुफाओं का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था तो एक एक करके बहुत ही शानदार तरीके की विस्तृत तरीके से आप लोगों को गुफाएं मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। इसलिए यहाँ पर मैं गुफाओं वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ, और गुफाओं से संबंधित इतनी शानदार जानकारी मैंने उस चैप्टर के अंतर्गत दी है कि कितनी गुफाएं हैं, वर्तमान में कितनी हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, कितने शैलाश्रय हैं, और अभी कितनी खंडर हो गई हैं, कितनी अस्तित्व में बची हुई हैं, कितनी गुफाएं हैं, कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, कौन सी गुफा में कौन सी प्रतिमा लगाई गई है, कौन से शैलाश्रय पाए गए हैं, ये सारी की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को गुफाओं वाले चैप्टर में पहले से ही दे दी। अब आप लोगों को अगर गुफाओं से संबंधित कोई से अभी डाउट हो या आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन सी गुफा कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप मेरा गुफाएं वाला चैप्टर भी ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर एक बार देख लेना। तो अब मैं आप लोगों को एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि भाई आपका मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल से संबंधित सारा का सारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप सभी क्लासेसों को बहुत अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, पढ़ लें। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला। गुफाओं वाला जो पार्ट है मैंने इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जो गुफाएं मैंने बहुत ही विस्तारित तरीके से पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया। आप वो वाला चैप्टर जरूर से ज़रूर देख लेना। और अपन क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आप ज़रूर से ज़रूर देख रहे होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही होगी। इसलिए आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है। हम आप लोगों को क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये हमारा संपूर्ण एकेडमी की जो फैमिली है इसे बड़ा भी करना है। आप लोगों को सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर जो है इस वीडियो को, क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देखें और जो है क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी
करें। कोई भी समस्या हो, मुझे डाउट हो आप लोगों को, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर आपके डाउट का, समस्या का समाधान ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जो है कोई टॉपिक पर अपन बात करेंगे। जब तक के लिए आप ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।